Hello and welcome back once again in another session of line by line explanation of the chapters. देखिए हम क्लास 12 की फ्लेमिंगो बुक से ये चैप्टर नंबर 5 इंडिगो डिस्कस कर रहे हैं। मैं इस चैप्टर के 2 सेशंस ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुकी हूँ जिनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको दिया गया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसे काइंडली जल्दी से देख लीजिए क्योंकि आज के इस सेशन में हम हमारे इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। तो देखते हैं कि आगे फर्दर हमारी ये स्टोरी कैसे चलती है। देखिए अभी तक जो हमने इस चैप्टर में डिस्कस किया था तो हमने समझा था कि किस तरह से गांधी जी ने चंपारण के छोटे छोटे किसानों के लिए एक नॉन वायलेंस का कंसेप्ट ही फॉलो करते हुए लड़ाई लड़ी और उसके नतीजे से उसके फलस्वरूप कंसीक्वेंटली क्या हुआ था कि एक उनकी मीटिंग्स हुई, इंटरव्यूज हुए, 4 सेशंस हुए, काफी लंबे इंटरव्यूज चलते थे लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ, ब्रिटिश ऑफिशियल कह लो उनके साथ, और उन्होंने ऑफिशियली एक कमीशन अपॉइंट किया जो कि इंक्वायरी करेगा शेयर क्रॉपर्स के इन मुद्दों को लेकर। तो हमने देखा था कि किस तरह से जो कमीशन बनी थी उसमें लैंडलॉर्ड्स की तरफ से यानी कि ब्रिटिश प्लांटर्स की तरफ से लोग थे, कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे और किसानों को रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ अकेले गांधी जी को इन्वॉल्व किया गया था। तो देखते हैं कि इस कमीशन की वजह से आगे चलकर फिर क्या हुआ। Gandhi remained in Champaran for an initial uninterrupted period of 7 months and then again for several shorter visits. मतलब अब आपको यहाँ पर ये बता रहे हैं कि गांधी जी चंपारण में रुके शुरुआती दिनों में, मतलब लगातार 7 महीने वो वहीं पर ही रुके और फिर उसके बाद कुछ शॉर्ट टाइम पीरियड बाद वो चंपारण विजिट कर लिया करते थे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, द विजिट अंडरटेकन कैजुअली ऑन एन एंट्रीटी ऑफ एन अनलेटर्ड पीजेंट। मतलब वो विजिट, अब वो तो कलकत्ता आए थे ना अपने एक काम के लिए और उन्होंने शुक्ला को यही कहा था ना कि जब मैं कलकत्ता आऊंगा तब तुम मुझे अपने साथ ले चलना। तो उन्होंने तो एक कैजुअल से तरीके से यूं ही कह दिया था कि चलो ठीक है तुम्हारी प्रॉब्लम भी देख लूंगा कि क्या है, लेकिन उस अनलेटर्ड पीजेंट, मतलब वो जो अनपढ़ इलिटरेट छोटा सा पीजेंट उन्हें लेकर आया था और कैजुअली गांधी जी उसके साथ आ गए थे इस एक्सपेक्टेशन में। देखो, इन दी एक्सपेक्टेशन दैट इट वुड लास्ट अ फ्यू डेज, मतलब उन्होंने ये उम्मीद की थी कि ये कुछ ही दिन का मामला होगा, चलो निपट जाएगा। लेकिन ऑक्यूपाइड ऑलमोस्ट अ ईयर ऑफ गांधीज लाइफ, लेकिन इस चंपारण के मसले ने गांधी जी की जिंदगी का पूरा 1 साल ले लिया। The official inquiry assembled a crushing mountain of evidence against the big planters. अब यहाँ पर big planters से मतलब है लैंडलॉर्ड से, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड से। और ये बताया जा रहा है आपको कि जो वो ऑफिशियल कमीशन बनाया गया था उसके तहत जो ऑफिशियली इंक्वायरी हुई थी, जो जांच पड़ताल हुई थी, उसके चलते हुए मतलब बहुत बड़े पैमाने पर, यहाँ पर क्रशिंग माउंटेन का सिंपली मतलब है कि बहुत बड़े पैमाने पर बहुत एविडेंसेस, प्रूफ्स इकट्ठे हुए जो कि सारे बिग प्लांटर्स के खिलाफ थे, लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ थे। एंड व्हेन दे सॉ दिस दे एग्रीड इन प्रिंसिपल टू मेक रिफंड्स टू दी पीजेंट्स। और जब उनको ये सब चीजों का पता चला, मतलब वो लेफ्टिनेंट जनरल को भी जब पता चला, ब्रिटिश ऑफिशियल्स को भी जब इन सब बातों का पता चला, तो सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने, क्योंकि पॉलिसी होती है ना कि अगर गलती हो जाए तो ये हम ये करेंगे वो करेंगे, तो ऐसा ही कुछ कंसेप्ट यहाँ पर हुआ कि उन्होंने सिद्धांतों की दुहाई सी देते हुए ये कहा कि चलो ठीक है, हम पीजेंट्स को रिफंड करने के लिए तैयार हैं, पैसे वापस करने के लिए तैयार हैं। बट हाउ मच मस्ट वी पे, दे आस्क्ड गांधी। लेकिन उन्होंने गांधी जी से पूछा कि हमें कितना पैसा वापस करना होगा। अब दे थॉट, उन्होंने ये सोचा,
था, ही वुड डिमांड रीपेमेंट इन फुल ऑफ द मनी विच दे हैड इलीगली एंड डिसीटफुली एक्सटॉर्टेड फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स। तो उन्होंने ये सोचा था कि गांधी जी ना सारे के सारे पैसे की डिमांड करेंगे कि सारा का सारा पैसा ही वापस किया जाए, जो कि अंग्रेज सरकार या यूं कहेंगे कि वो बिग प्लांटर्स ने, लैंडलॉर्ड्स ने इलीगली, गैर कानूनी से ढंग से और डिसीटफुली मतलब बेईमानी से वसूला है, एक्सट्रॉट किया है। किनसे? उन शेयर क्रॉपर से, मतलब वो जो बंटवारे पर जमीन बेचते थे उनसे। ही आस्क्ड ओनली 50%। अब गांधी जी ने कितना मांगा? सिर्फ 50% उन्होंने वापस मांगा। देयर ही सीम्ड अडैम्प्ड, मतलब 50% जब ये जिक्र हुआ तो आगे आपको बता रहे हैं, writes Reverend J.Z. Hodge, a British missionary in Champaran, who observed the entire episode at close range। मतलब ब्रिटिश मिशनरी के ही चंपारण में एक ब्रिटिश ऑफिशियल कह लो सिंपल सी लैंग्वेज में, कि J.Z. हॉज नाम के एक ब्रिटिश ऑफिशियल थे चंपारण में, जो ये सारा का सारा चंपारण का मसला क्लोजली देख रहे थे। तो उन्होंने ये कहा है, ये लिखा है कि गांधी जी ने जब ये 50% वाली बात कही थी तो उनके लफ्जों से ये अडैम्प्ड मतलब अडिग नजर आ रहे थे, वो पूरे के पूरे जिद्दी नजर आ रहे थे इस बात को लेकर कि वो जो 50% की उन्होंने डिमांड की है वो 50% से कम बिल्कुल भी नहीं करेंगे, कि 50% का रिफंड तो वो डिमांड कर कर ही रहेंगे। ठीक है, मतलब एक फर्मनेस सी थी जो उन्होंने 50% के रिफंड की जब मांग की थी। लेकिन आगे क्या हुआ? थिंकिंग प्रोबेबली that he would not give way, the representative of the planters offered to refund to the extent of 25%। अब देखो, जैसे होता है ना कि हर पक्ष को अपने अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए, तो हमें पता है कि यहाँ पर जो कमीशन बना था उसमें लैंडलॉर्ड्स के भी कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स थे। तो यहाँ क्या हुआ, गांधी जी ने तो अपनी तरफ से बात कह दी कि मैं 50% लूंगा। अब यहाँ पर जो प्लांटर्स थे उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उन्होंने ये कहा, थिंकिंग प्रोबेबली मतलब शायद सोचते हुए कि शायद गांधी जी नहीं मानेंगे, 50% से कम वो नहीं होंगे, गिव अप नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी प्लांटर्स ने ऑफर किया कि भाई हम सिर्फ 25% तक का रिफंड ही देंगे। एंड टू हिज अमेजमेंट, और हैरानी की बात ये थी, मिस्टर गांधी टुक हिम एट हिज वर्ड, मतलब जो शब्द उन्होंने कहे थे उन शब्दों को गांधी जी ने कबूल लिया, मतलब वो तैयार हो गए कि मुझे 25% का रिफंड भी मंजूर है, दस ब्रेकिंग दी डेडलॉक। तो मतलब जो गतिविधि, जो कार्रवाई चल रही थी, जो भी कंसेप्ट ये चंपारण का एपिसोड चल रहा था, एक तरीके से फिर उस पर रोक लग गई, वो कार्रवाई फिर वहीं पर रुक गई जब गांधी जी ने 25% का रिफंड एक्सेप्ट कर लिया। अब क्या हुआ? This settlement was adopted unanimously by the commission। तो बिना किसी रोक के, बिना किसी रुकावट के एक मत होकर उन्होंने, मतलब सभी इस बात पर फिर राजी हो गए, मान गए 25% वाले कंसेप्ट पर, तो इसे आसानी से एक्सेप्ट कर लिया गया, इस सेटलमेंट को स्वीकार लिया गया। गांधी एक्सप्लेन्ड दैट द अमाउंट ऑफ द रिफंड वाज लेस इंपॉर्टेंट दैन द फैक्ट दैट द लैंडलॉर्ड्स हैड बीन obliged to surrender part of the money and with it part of their prestige। अब देखो, इसे बहुत ध्यान से समझो कि ये क्या लिखा है, कि गांधी जी ने ये कहा है, ये एक्सप्लेन करते हुए कहा कि ज्यादा इंपॉर्टेंट उनसे पैसे वापस लेना नहीं था, ज्यादा इंपॉर्टेंट ये था कि हम उन्हें मजबूर कर सकें, हम उनके आत्मसम्मान को, उनके सम्मान को ठेस पहुंचा सकें। ज्यादा जरूरी उनका सिर झुकाना था, जिसे झुकाने में वो कामयाब रहे थे, क्योंकि उन्हें गांधी जी के सामने, मतलब बिग प्लांटर्स को गांधी जी के सामने हार माननी पड़ी थी, और पैसे के मुकाबले ये हार ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, ये हार ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती थी। देयरफॉर एज फार एज द पीजेंट्स वर कंसर्न्ड, तो अगर हम छोटे किसानों की बात करें, द प्लांटर्स हैड बिहेव्ड एज लॉर्ड अबव
दी लॉ, मतलब जैसे कि लॉ से ऊपर, कानून के भी ऊपर बाहर जाकर वो उन पर हुक्म चलाते थे, अपने आप को भगवान समझते थे। नाउ दी पीजेंट्स सॉ, अब जो पीजेंट था, पीजेंट ही लिखा हुआ है, पीजेंट्स नहीं है, नाउ दी पीजेंट सॉ, तो अब जो किसान था उसने देख लिया था दैट ही हैड राइट्स एंड डिफेंडर्स, ही लर्नड करेज। तो मतलब अब उसने देख लिया, अब उसने परख लिया कि मेरे पास भी अधिकार हैं, मेरे पास भी डिफेंड करने वाले, मुझे बचाने वाले, मेरी रक्षा करने वाले मौजूद हैं, मेरे साथ खड़े होने वाले मौजूद हैं। और इस तरह से उनमें साहस पैदा हो गया, उन्होंने अपने आप में विश्वास करना सीख लिया। इवेंट्स जस्टिफाइड गांधीज पोजीशन, अब जो भी इवेंट्स मतलब जो भी कार्यवाही, जो भी घटना घटित हुई थी ये चंपारण वाली, उसने उस घटना के चलते हुए गांधी जी की पोजीशन अपने आप मतलब जस्टिफाइड थी, मतलब पता चल रही थी कि गांधी जी की क्या पार है, वो चीज सामने अपने आप ही उभर कर आ रही थी। Within a few years, the British planters abandoned their estates. तो कुछ ही सालों में क्या हुआ कि वो जो ब्रिटिश प्लांटर्स थे, जो लैंडलॉर्ड थे, उन्होंने एस्टेट्स मतलब वो जो जमीनें थी वो छोड़ दी, ठीक है, विच रिवर्टेड टू दी पीजेंट्स, और बाद में पीजेंट्स को, किसानों को वो रिवर्ट यानी कि वापस भी कर दी गई। और इस तरह से इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसअपियर हो गया, खत्म हो गया। गांधी नेवर कंटेंडेड हिमसेल्फ विद लार्ज पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सॉल्यूशंस। अब देखो ये जो हुआ चंपारण का एपिसोड जो हमने अभी तक पढ़ा, ये एक्चुअली क्या था, ये एक पॉलिटिकल सॉल्यूशन ही था ना, कि उन्होंने सरकार के खिलाफ ये आवाज उठाई थी या बिग प्लांटर्स के खिलाफ आवाज उठाई थी। तो इकोनॉमिकल लेवल पर कह लो, मतलब आर्थिक दृष्टि से कह लो, या पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक लेवल पर कह लो, कि अगर उन्हें कोई जीत हासिल भी होती थी ना, तो गांधी जी एक सिंपल सी बात, कभी भी इसका क्रेडिट नहीं लेते थे या इसको लेकर कभी भी 100% मतलब सेटिस्फाइड नहीं होते थे, कंटेंटेड नहीं होते थे, क्योंकि उनके लिए इस तरह की बातों पर गर्व महसूस करना या सेटिस्फाइड महसूस करना ज्यादा मायने नहीं रखता था। वो चाहते थे कि ओवरऑल डेवलपमेंट हो हमारे लोगों की, हमारे देश में रहने वाले हर इंसान को मतलब डर से मुक्ति मिले, उनका मेन मुद्दा ये था। तो इसको हम आगे देखेंगे भी, आगे चैप्टर में भी हमें यही चीज एक्सप्लेन की हुई है। ही सो, अब जो चंपारण का ये शेयर क्रॉपिंग वाला सिस्टम था वो तो खत्म हो गया, तो मतलब वो तो सॉल्यूशन मिल गया, लेकिन अब आगे उन्होंने क्या देखा, ही सॉ द कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस इन दी चंपारण विलेजेस। अब चंपारण के जो गांव थे उसमें वहां पर गांधी जी ने सांस्कृतिक तौर पर मतलब कल्चरल लेवल पर और सोशल यानी कि सामाजिक लेवल पर उन्होंने ना पिछड़ापन देखा, बैकवर्डनेस देखा। आगे क्या हुआ, एंड वॉन्टेड टू डू समथिंग अबाउट इट इमीडिएटली, और वो जल्दी से ही इसके लिए कुछ करना चाहते थे, मतलब इस बैकवर्डनेस को दूर करना चाहते थे। ही अपील्ड फॉर टीचर्स, तो उन्होंने एक तरीके से अप्रोच करने की कोशिश की कि टीचर्स आए ताकि बैकवर्डनेस को दूर किया जा सके। ही अपील्ड फॉर दी टीचर्स, तो उन्होंने याचना की कि लोग आए और मदद करें यहाँ इन विलेजेस को सुधारने की। तो कौन सामने आया, महादेव देसाई एंड नरहरि पारिक, two young men who had just joined Gandhi as disciples, and their wives volunteered for the work। तो देखो महादेव देसाई और नरहरि पारिक ये दो इंडिविजुअल्स सामने आए जिन्होंने अभी अभी गांधी जी को शिष्य बनकर ज्वाइन किया था। उनकी वाइफ्स भी साथ में आई और उन्होंने खुद वॉलंटरीली ये काम मतलब ये कार्यभार अपने कंधों पर संभाला। अब वॉलंटीयर्स का मतलब क्या होता है ये ऑलरेडी हम इस चैप्टर की स्टार्टिंग में समझ चुके हैं। आगे देखिए आपको क्या कह रहे हैं, सेवरल मोर केम फ्रॉम बॉम्बे, पूना एंड अदर डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द लैंड, मतलब बाकी जगह से भी लोग एकत्रित हुए। देवदास, गांधीज यंगेस्ट सन, अराइव्ड फ्रॉम द आश्रम एंड सो डिड मिसेज गांधी। तो गांधी जी का सबसे छोटा बेटा भी आया आश्रम से और मिसेज गांधी यानी कि गांधी जी की वाइफ कस्तूरबाई भी आए।
प्राइमरी स्कूल्स वर ओपनड इन 6 विलेजेस, तो प्राथमिक स्कूल खोले गए प्राइमरी लेवल तक के, मतलब वो 5th 6th स्टैंडर्ड तक के स्कूल जो हैं ओपन किए गए 6 विलेजेस में। कस्तूरबाई टॉट दी आश्रम रूल्स ऑन पर्सनल क्लीनलीनेस एंड कम्युनिटी सैनिटेशन। तो जो गांधी जी के वाइफ थे उन्होंने बेसिकली क्या चीज समझाई या सिखाई, उन्होंने बेसिकली क्लीनलीनेस, अपने आप को, पर्सनल बात है ना, पर्सनल क्लीनलीनेस, अपने आप को कैसे साफ स्वच्छ रखा जाए, और कम्युनिटी सोसाइटी को भी, अपने सामाजिक दायरे को, अपने आसपास भी किस तरह से साफ सफाई रखी जाए। उन्होंने ये 2 पाठ जो हैं आश्रम के जो मेन रूल्स हुआ करते थे वो वहां पर लोगों को सिखाए। आगे क्या हुआ, हेल्थ कंडीशंस वर मिजरेबल। अब मिजरेबल का मतलब क्या होता है, मिजरेबल का मतलब होता है जो बहुत ही बुरी या गंदी सी कंडीशन हो उसे हम बेसिकली मिजरेबल बोल देते हैं। तो हेल्थ कंडीशंस जो थी वो काफी ज्यादा खराब थी। गांधी गॉट अ डॉक्टर टू वॉलंटियर हिज सर्विसेज फॉर 6 months। तो फिर से गांधी जी ने क्या किया, किसी डॉक्टर को बुलाया कि उसे ये कहा कि हमें आपकी सेवाएं 6 महीनों के लिए तो कम से कम चाहिए ही चाहिए। तो फिर से वॉलंटरली डॉक्टर्स सामने आए और क्या हुआ, 3 मेडिसिन्स वर अवेलेबल, और 3 दवाइयां उपलब्ध करवाई गई। एक तो कैस्टर ऑयल था, एक क्विनीन और एक सल्फर ऑइंटमेंट। एनीबडी हु शोड अ कोटेड टंग वॉज गिवन अ डोज ऑफ कैस्टर ऑयल, मतलब जिसकी जीभ पर परत चढ़ी हुई, टंग का मतलब, इस टंग का मतलब जीभ होता है ना, तो जिसकी जीभ पर कोई परत सी चढ़ी हुई अगर दिखेगी तो मतलब जिसकी जीभ साफ नहीं होगी तो उसे कैस्टर ऑयल की डोज दी जाएगी। एनीबडी विद मलेरिया फीवर, तो जिसे मलेरिया का बुखार होगा वो क्विनीन प्लस कैस्टर ऑयल रिसीव करेगा, उसे ये दवा दी जाएगी। एंड एनीबडी विद स्किन इरप्शंस, अब यहाँ पर इरप्शंस से मतलब है कि जिसको स्किन डिसीजेज होंगे, लाइक जैसे पिंपल्स हैं, फोड़े हैं, फिंसी हैं, ये होंगे, उन्हें ऑइंटमेंट का मतलब होता है मलहम सा, तो मलहम भी लगाया जाएगा और साथ में कैस्टर ऑयल भी दिया जाएगा। तो इस तरह से ये छोटी सी एक कोशिश की गांधी जी ने ताकि हेल्थ कंडीशंस को इम्प्रूव किया जा सके। अब क्या हुआ, गांधी नोटिस्ड दी फिल्थी स्टेट ऑफ विमेन्स क्लोथिंग। अब फिल्थी का मतलब होता है बैड, वेरी बैड। तो गांधी जी ने नोटिस किया कि जो वहां चंपारण विलेज की विमेन हैं उनके ना कपड़ों की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। तो ही आस्क्ड, तो इसके लिए उन्होंने कस्तूरबाई जी को कहा कि वो उनसे बात करें, टू टॉक टू देम। वन विमेन टुक कस्तूरबाई इनटू हर हट, वो एक औरत मतलब कस्तूरबाई जी को अपनी झोपड़ी में लेकर गई और कहा, लुक देखो, देयर इज नो बॉक्स नो कबर्ड हेयर फॉर क्लोथ्स, मतलब कोई अलमारी नहीं है, कोई संदूक नहीं है हमारे पास जिसमें हम कपड़े रख सकें, तो इसलिए कपड़े खराब हो जाते हैं। ठीक है, हम प्रॉपरली सेफ साउंड नहीं रख सकते हैं, कोई चूहा आ गया या कुछ तो उस वजह से कपड़े फट जाते हैं, खराब हो जाते हैं। तो दी साड़ी आई एम वियरिंग इज दी ओनली वन आई हैव, तो उस औरत ने, उस विमेन ने क्या कहा कि ये एक अकेली साड़ी ही है जो मैंने पहन रखी है, बाकी सब खराब हो चुका है क्योंकि स्टोर करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। तो आगे अब आपको क्या बता रहे हैं, ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे इन चंपारण गांधी केप्ट अ लॉन्ग डिस्टेंस वॉच ऑन दी आश्रम। तो अब ये नहीं था कि अगर गांधी जी चंपारण में हैं, चंपारण की स्थिति को अगर सुधार रहे हैं, काफी लंबा समय से वो वहां पर थे, तो उनका आश्रम के साथ कोई कांटेक्ट नहीं था। नहीं, गांधी जी हमेशा अपने आश्रम पर भी नजर रखे थे। ही सेंट रेगुलर इंस्ट्रक्शंस बाय मेल, तो भेजते रहते थे, टाइम टू टाइम उनके साथ भी इंटरेक्ट करते रहते थे, पत्र भेजते रहते थे। एंड आस्क्ड फॉर फाइनेंशियल अकाउंट्स, तो और लेखा जोखा मांगते रहते होते थे कि क्या हुआ है, कितना हुआ है, क्या प्रोग्रेस हुआ है, क्या काम चल रहा है। तो ये सब डीलिंग्स, ये सब बातचीत उनकी चलती रहती थी। Once he wrote to the residents that it was the time to fill in the old latrine trenches and dig new ones, otherwise the old ones would begin to smell bad। तो सिंपल सी बात यहाँ पर
शौच की बात की जा रही है, शौचालय की बात की जा रही है कि एक बार गांधी जी ने, मतलब आश्रम के साथ उनका क्या कंसर्न था वो यहां से अब पता चल रहा है कि बारीक से बारीक बात का भी वो ध्यान रखते थे। तो एक बार उन्होंने वहां के रेजिडेंट्स को ये भी लिखा था कि पुरानी जो शौचालय हैं वो फिल होने वाले हैं, क्योंकि गड्ढे वाला सिस्टम होता है ना, तो पुराने वाले गड्ढे जो हैं वो फिल होने वाले हैं। अगर जल्दी नहीं फिल किए गए तो वो बैड स्मेल देंगे, तो इसलिए उन्हें भर दिया जाए और उनके जगह पर न्यू गड्ढे जो हैं उन्हें खोद लिया जाए। ठीक है, आगे क्या है? दी चंपारण एपिसोड वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन गांधीज लाइफ। गांधी जी की जिंदगी में जो चंपारण का किस्सा था वो एक बहुत ही बड़ा बदलाव सा लेकर उभरा था। वॉट आई डिड ही एक्सप्लेन्ड वॉज अ वेरी ऑर्डिनरी थिंग। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि वो क्रेडिट नहीं लिया करते थे अपने कामों का, तो यहाँ पर ऐसा ही कुछ कंसेप्ट आपको बता रखा है कि मैंने जो भी किया था वो एक आम बात थी। आई डिक्लेयर्ड दैट, मैंने सिर्फ ये घोषणा की थी कि ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर मी अबाउट इन माई ओन कंट्री, कि मेरा देश है, मेरे देश में मुझे ब्रिटिशर्स आदेश नहीं दे सकते हैं। बट चंपारण डिड नॉट बिगिन एज एन एक्ट ऑफ डिफाइंस। डिफाइंस का मतलब यहाँ पर सिंपल सी भाषा में बोलेंगे डिसओबीडियंस, मतलब जैसे हमने ये कंसेप्ट पहले भी पढ़ा है कि आज्ञा का उल्लंघन, सिविल डिसओबीडियंस की जीत हुई थी, हमने तब ये वर्ड सुना था। तो चंपारण की शुरुआत, नए चंपारण की शुरुआत जो है वो सिविल डिसओबीडियंस की वजह से नहीं हुई थी। वो किस वजह से हुई थी, बल्कि इट ग्रू आउट ऑफ एन अटेम्प्ट, ये एक कोशिश के जरिए उभरा है। चंपारण, नया चंपारण जो है वो एक कोशिश के जरिए उभरा है। जो कोशिश क्या थी? टू एलिवेट द डिस्ट्रेस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पुअर पीजेंट्स, जो कि ये कोशिश थी कि रोक लगाई जा सके, एलिवेट, रोक लगाई जा सके लोगों के, वो जो छोटे छोटे किसान थे, गरीब किसान थे, उनके स्ट्रेस को, उनकी ट्रबल्स को रोक लगाई जा सके, कम किया जा सके। इस अटेम्प्ट से नए चंपारण की शुरुआत हुई। आगे क्या है? दिस वॉज दी टिपिकल गांधी पैटर्न। तो अगर हम बात करें स्पष्ट तौर से कि यही गांधी जी का एक सिंपल सा सादगी वाला तरीका था जीत हासिल करने का, तभी कहते हैं कि गांधी जी नॉन वायलेंस में यकीन करते थे। हिज पॉलिटिक्स वर इंटरट्विन्ड विद द प्रैक्टिकल डे टू डे प्रॉब्लम ऑफ द मिलियंस। His was not a loyalty of abstractions, it was a loyalty to living human beings। तो अब यहाँ पर आपको क्या बता रहे हैं कि उनकी जो पॉलिटिक्स थी, हम कहते हैं ना कि बंदा बहुत पॉलिटिक्स खेलता है, तो बेसिकली अगर हम यहाँ पर बात करें तो उनका जो व्यवहार था, अगर हम उनके व्यवहार के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो उनका जो व्यवहार था उसमें प्रैक्टिकलिटी शामिल थी, कि वो सिर्फ थ्योरेटिकल काम में नहीं यकीन करते थे, वो प्रैक्टिकल चीजों में यकीन करते थे। अगर उन्होंने ये सोचा कि मैं चंपारण की स्थिति को सुधारूंगा तो सिर्फ वो शेयर क्रॉपिंग वाली सिस्टम को खत्म करने में नहीं, बल्कि पूरे के पूरे चंपारण को कल्चरली और पॉलिटिकली, सोशली भी सुधारने की उन्होंने कोशिश की। तो यहाँ पर आपको यही चीज बता रखी है, जिसको मद्देनजर रखते हुए अगली लाइन में आपको क्या कहा है कि वो विचारों की लॉयल्टी में, विचार, एब्स्ट्रैक्शंस का मतलब होता है विचार, तो विचार या आइडियाज के सिर्फ जो बोल दिया, सिर्फ जो बोलकर कह दिया, जो पुराने समय से या लोगों के जो विचार चलते आ रहे हैं, सिर्फ उन विचारों की, घिसे पिटे पुराने विचारों को ध्यान में रखते कि हम तो बस यही फॉलो करेंगे, ऐसा कंसेप्ट नहीं था। कि विचारों को तो बदलना भी पड़ता है ना टाइम के हिसाब से, पुराने विचारों के हिसाब से हम आज की 21st सेंचुरी में नहीं जी सकते हैं। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि अगर हमें मिलियंस ऑफ प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढना है, मिलियंस लोगों के लिए किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना है, तो विचारों के प्रति लॉयल्टी नहीं, बल्कि जो जिंदा लोग हैं, जो जी रहे हैं, उनके प्रति हमें लॉयल होकर काम करना पड़ेगा। अगर हम लॉयल्टी से काम करेंगे तो जीत हमेशा हमारी ही होगी। अब आगे क्या बता रहे हैं? इन एवरीथिंग गांधी डिड, जो भी कुछ गांधी जी ने किया, मोर ओवर ही ट्राइड टू मोल्ड अ न्यू फ्री इंडिया विच हु कुड स्टैंड ऑन हिज ओन फीट एंड दस मेक इंडिया फ्री। तो मतलब
गांधी जी ने जो कुछ भी किया, सिर्फ उनकी एक कोशिश जो रहती थी वो ये कोशिश करते थे कि वो मोल्ड कर सकें, चेंज कर सकें, पुराने भारत को एक नए आजाद भारत में तब्दील कर सकें, जो अपने पैरों पर खुद खड़ा हो सके और आजादी से खुद काम कर सकें। अर्ली इन दी चंपारण एक्शन, चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज, द इंग्लिश पैसिफिस्ट who had become a devoted follower of the महात्मा। देखो यहाँ पर आपको अब चंपारण एक्शन के दौरान अर्लियर फेजेस वाला कंसेप्ट बता रहे हैं कि उस दौरान क्या था। चार्ल्स फ्रीरर एंड्रयूज नाम का एक इंग्लिश पैसिफिस्ट था, मतलब जो पीस में यकीन रखता था, शांति में यकीन रखता था, वो गांधी जी का फॉलोअर बन गया था, गांधी जी को फॉलो करने वाला। ही केम टू बिड गांधी फेयरवेल बिफोर गोइंग ऑन अ टूर ऑफ ड्यूटी टू दी फिजी आइलैंड। फिजी टापू पर जाने से पहले अपना काम, अपनी ड्यूटी, अपना कर्तव्य निभाने के लिए उसने फिजी आइलैंड जाना था। तो वहां जाने से पहले वो गांधी जी को मिलने आया था, फेयरवेल करने के लिए, मतलब उन्हें गुड बाय कहने के लिए आया था। गांधीज लॉयर फ्रेंड्स, अब गांधी जी के जो लॉयर फ्रेंड्स थे, मित्र थे, वकील मित्र थे, उन्होंने क्या सोचा, इट वुड बी अ गुड आइडिया फॉर एंड्रयूज टू स्टे इन चंपारण। तो बढ़िया आइडिया रहेगा अगर एंड्रयूज हमारे साथ यहाँ पर चंपारण में ही रहे और हमारी मदद करे। जैसे हम कहते हैं ना कि अगर हमें सामने वाले दुश्मन का अगर कोई साथी मिल जाए तो हम सारे के सारे उनके जो मेन प्रॉब्लम्स हैं, या मतलब जो भी उनके मेन हथकंडे हैं, हम उन्हें उनके बारे में पता लगा सकते हैं। ठीक है, लूप होल्स, मतलब हमें सिंपल लैंग्वेज में कहें तो पता लग सकते हैं। एंड्रयूज वॉज विलिंग, एंड्रयूज जो था वो विलिंग था, मतलब वो तो तैयार हो गया। लेकिन उसने क्या कहा, इफ गांधी जी एग्रीड, कि अगर गांधी जी हाँ कर दें तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है रहने में। बट गांधी वॉज वेहमिलेटिंग अपोज्ड, मतलब एकदम से साफ तौर पर, स्पष्ट तौर पर गांधी जी ने मना कर दिया। और क्या कहा उन्होंने, यू थिंक दैट in this unequal fight it would be helpful if we have an English man on our side। अब उन्होंने बाकी सब अपने लॉयर फ्रेंड्स को भी एड्रेस करते हुए क्या कहा कि तुम्हें क्या लगता है कि ये जो हमारी बराबरी वाली फाइट नहीं है, अनइक्वल का है, बराबरी वाली फाइट नहीं है कि अंग्रेज ज्यादा ताकतवर हैं, हम कमजोर हैं, क्योंकि हमारे लोग डरे हुए रहते हैं। तो अगर हम अंग्रेजों में से एक को अपने साइड पर अगर कर लें तो हमें कोई मदद मिल जाएगी। दिस शोज, इससे पता चलता है द वीकनेस ऑफ योर हार्ट, कि तुम्हारा दिल कितना कमजोर है, तुम्हारे दिल में अभी भी डर है, आत्मविश्वास की कमी है। द कॉज इज जस्ट, हमने जो कारण, जिस कारण से, मतलब हम चंपारण की जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो जस्ट है, वो न्याय पर आधारित है, अन्याय पर आधारित नहीं है। तो जब हमें पता है कि हम सही हैं, हम न्याय के साथ खड़े हैं, तो यू मस्ट रिलाई अपॉन योर सेल्फ टू विन दी बैटल। तो उस वक्त तुम्हें खुद पर यकीन होना चाहिए और तुम लड़ाई अवश्य जीतोगे। यू शुड नॉट सीक अ प्रॉप इन मिस्टर एंड्रयूज। अब यहाँ पर इन चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज को एड्रेस करते हुए गांधी जी ने कहा है कि तुम्हें उसमें एक प्रॉप का मतलब क्या होता है, प्रॉप का मतलब बेसिकली हम कहते हैं ना, कई बार आपने डांस कंपटीशन में देखा होगा, सुना होगा कि उस डांसर ने ये प्रॉप का इस्तेमाल किया, वो प्रॉप का इस्तेमाल किया। तो यहाँ पर प्रॉप का मतलब है किसी चीज से, मतलब क्या तुम मिस्टर एंड्रयूज को एक प्रॉप की फॉर्म में, किसी चीज या मोहरे की फॉर्म में इस्तेमाल करना चाहते हो। तो यहाँ गांधी जी ने सिंपली ये कहा है कि तुम्हें नहीं करना चाहिए ऐसा कि तुम उसे एक प्रॉप के तौर पर, एक मोहरे के तौर पर इस्तेमाल करो, बिकॉज ही हैपन्स टू बी एन इंग्लिशमैन, सिर्फ इसलिए कि क्योंकि वो एक अंग्रेज है, वो एक इंग्लिश मैन है, वो एक ब्रिटिशर है। ही हैड रेड आवर माइंड्स करेक्टली, राजेंद्र प्रसाद कमेंट्स, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद जी लॉयर फ्रेंड में से ही थे ना, तो राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा कि वाकई में उन्होंने हमारे मन को, हमारे दिमाग को बहुत ही सही तरीके से पकड़ा था। गांधी जी ने सही पहचाना था कि ये डर हमारे अंदर था, तो इसीलिए हम सोच रहे थे कि एंड्रयूज हमारे साइड पर आ जाए। एंड वी हैड नो रिप्लाई, और उनकी इन दलीलों का हमारे पास कोई उत्तर नहीं था। गांधी इन दिस वे taught us a lesson in self reliance, तो इसलिए
इस तरीके से गांधी जी ने हमें उस वक्त सेल्फ रिलायंस करने का, अपने ऊपर रिलाय करने का, आत्मविश्वासी बनने का पाठ पढ़ाया था। तो एंड में आपको जो कंक्लूड किया हुआ है, लास्ट लाइन ऑफ दिस चैप्टर, वो क्या है? सेल्फ रिलायंस, इंडियन इंडिपेंडेंस एंड हेल्प टू शेयर क्रॉपर्स वर ऑल बाउंड टुगेदर। तो अपने ऊपर विश्वास होना, भारत की आजादी और शेयर क्रॉपर्स को मदद करना, ये सब आपस में जुड़े हुए थे। ये सब गांधी जी की तरफ से कुछ कदम थे जिनके जरिए उन्होंने कोशिश की थी कि वो अंग्रेजों को डिपार्ट अर्ज कर सकें, है ना। कुछ कंसेप्ट्स यूज हुए हैं ना, अर्ज दी डिपार्चर, तो अर्ज कर सकें कि ब्रिटिशर्स डिपार्ट होकर यहाँ से चले जाएं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस चैप्टर की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हुई होगी। आपको चैप्टर काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा। जुड़े रहिए चैनल के साथ, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। शेयर कीजिए वीडियोस को, लाइक कीजिए वीडियोस को, डू कमेंट्स ऑल्सो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।